मैं आर मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र की जो दूसरा इकाई है, जिसमें कार्यपालिका का तुलनात्मक विश्लेषण संबंधी जो पाठ है, उसका बड़े सरल ढंग से अध्ययन कराऊंगा, जिसमें मैं जो है ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन के कार्यपालिका का व्याख्या करूंगा, ताकि ग्रामीण बच्चे भी इसे समझ सके। तो सरकार, आप सब लोग जानते हैं, सरकार राज्य के आवश्यक तत्व हैं। सरकार राज्य की आत्मा होती है। सरकार एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से राज्य में कानून का निर्माण किया जाता है, उन कानून को क्रियान्वित किया जाता है, आपराधिक व्यक्तियों को दंडित किया जाता है, उनकी व्याख्या किया जाता है। तो इसी आधार पर यहाँ सरकार के 3 अंग होते हैं, वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंग का, जैसे कि मैंने बताया, वो अपना अलग अलग कार्य है। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना या बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य है उनकी व्याख्या करना। तो इस प्रकार से हम कार्यपालिका के अंतर्गत हम कार्यपालिका उसे कह सकते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को सही ढंग से क्रियान्वित करती है। अब हम कार्यपालिका का अर्थ देखेंगे। तो कार्यपालिका शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करती है और या फिर उसको उचित रूप से क्रियान्वित करती है। जैसे गिलक्राइस्ट ने भी परिभाषित किया है, गिलक्राइस्ट ने परिभाषा किया है कि कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका के यहाँ 2 विचारधारा सामने आती है, एक व्यापक और दूसरा संकुचित विचारधारा। व्यापक विचारधारा के अंतर्गत विचारकों द्वारा कार्यपालिका के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल, अधिकारी, कर्मचारी, ये सभी को कार्यपालिका के अंतर्गत ले आते हैं। व्यापक जो दृष्टिकोण वाले हैं, जो संकुचित विचारधारा वाले हैं, उनका ऐसा मानना है जो कानून का निर्माण करते हैं या उनका उचित रूप से क्रियान्वयन करते हैं, उन्हीं को कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम एक शब्दों में राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इंग्लैंड में जो है सम्राट, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सबको कार्यपालिका के अंतर्गत रखेंगे। भारत में भी देखा जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल को। इंग्लैंड में, अमेरिका में देखेंगे तो राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल को। चीन में हम देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सैनिक आयोग को कार्यपालिका के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम कार्यपालिका के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो विश्व में विभिन्न प्रकार के कार्यपालिका संचालित है, जिसका अपन संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। शक्ति के दृष्टिकोण से हम कार्यपालिका को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है नाम मात्र की और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसको संविधान या कानून के द्वारा पूरे के पूरे शक्तियां प्रदान किया जाता है, लेकिन वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड का सम्राट और भारत के राष्ट्रपति को हम नाम मात्र की कार्यपालिका की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो इस शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसलिए इसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रिटेन और भारत के मंत्रिपरिषद। ये जो भेद है नाम मात्र के वास्तविक कार्यपालिका, ये केवल संसदीय शासन में ही देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन या अमेरिका में जैसे है, वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ संपूर्ण शक्ति एक ही कार्यपालिका में निहित होता है, और वह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं एकल एवं बहुल कार्यपालिका।
आकार एवं संख्या के दृष्टिकोण से हम कार्यपालिका को एकल एवं बहुल दो भागों में बांट सकते हैं। एकल कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसमें संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होता है। वो वही व्यक्ति है, वो पूरे रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, कनाडा के कार्यपालिका को एकल कार्यपालिका की श्रेणी में रख सकते हैं। बहुल कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसमें शक्ति है वो एक से अधिक व्यक्ति या एक समुदाय में होता है, उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। प्राचीन समय में यूनान के जो कई राज्य थे, जैसे है एथेंस है, स्पार्टा है, वहाँ बहुल कार्यपालिका संचालित थी। वर्तमान में भी देखा जाए तो ये स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है, उसमें कार्यपालिका निहित होता है। तो इस प्रकार से ये है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से कार्यपालिका को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, वह संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका या संसदीय कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का मधुर संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन एवं भारत संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जब संपूर्ण ये वो कार्यपालिका होती हैं कि इसमें जो है एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो है व्यक्ति है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और न ही जो है उनको किसी प्रकार की ये भंग कर सकता है। इस प्रकार से ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। उदाहरण के लिए ये अमेरिका में संचालित। नेक्स्ट देखते हैं पैतृक एवं निर्वाचित कार्यपालिका। चुनाव प्रक्रिया के आधार पर पुनः हम कार्यपालिका को दो भाग में बांट सकते हैं। एक है पैतृक या इसी को वंशानुगत कहा जा सकता है और दूसरा है निर्वाचित कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका का निर्वाचन अगर कि उत्तराधिकार या फिर देखा जाए तो अपन जो है ज्येष्ठता के आधार पर अगर कहीं किया जाता है तो उसे हम पैतृक या निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। क्योंकि प्राचीन जो है राजतंत्रों में ये संचालित था, लेकिन वर्तमान में भी देखा जाए तो ब्रिटेन है, ईरान है, जापान है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इस देशों में अभी भी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो पैतृक कार्यपालिका ही है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचित कार्यपालिका। जैसे नाम से ही ये प्रचलित है, इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। जैसे भारत है, अमेरिका है, फ्रांस के कार्यपालिका का ये निर्वाचित कार्यपालिका की श्रेणी में आता है। अब हम यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये दोनों शासनाध्यक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से शक्तिशाली हैं। हम यहाँ पे दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। लास्की का एक कथन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो केवल जो है न ही नाम मात्र के हैं न ही वास्तविक है, वरन वो दोनों हैं। इसलिए वो राज्य भी करता है और शासन भी करता है। हम ब्रिटेन के आधार पर देखेंगे तो ब्रिटेन के जो सम्राट है वो जो है राज्य करता है और जो प्रधानमंत्री है वो शासन करता है। इस प्रकार से देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य भी करता है, शासन भी करता है। अब हम यहाँ पे दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे हम यह देखेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है यह कह पाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों के शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। तो पहला है शासन व्यवस्था के आधार पर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। शासन व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी देखा जाए तो वहाँ संघात्मक शासन है और इस प्रकार से संघात्मक शासन का सबसे बड़ा गुण ये है कि शक्ति है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है बटा हुआ होता है।
तो इसलिए यहाँ पे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति केवल संघीय सूची पर ही वो अपना व्यवस्थापन कर सकता है, या संघीय सूची ही उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। राज्य सूची के जो विषय है उस पर वो ज्यादातर नियंत्रण नहीं कर पाते। दूसरी ओर देखते हैं ब्रिटेन है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है और इस प्रकार से वहां की जो प्रधानमंत्री है वो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए पूरी तरह व्यवस्थापन कर सकता है, पूरे उनको नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि यहाँ पे शासन व्यवस्था के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की शक्ति कुछ ज्यादा है। दूसरा देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर। तो प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर हम देखेंगे तो निसंदेह अमेरिका राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है। इसका कारण है सर्वप्रथम कि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल निश्चित होना और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है, क्योंकि वो लोक सदन के विश्वास पर आधारित होता है। क्योंकि हालांकि वहां तो लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसके पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि 1940 में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को वहां प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसी प्रकार 1990 में भी मार्गरेट थेचर ने त्यागपत्र दे दिया था और जॉन मेजर को वहां प्रधानमंत्री वो बन गए थे। दूसरी ओर हम अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो ऐसे 4 वर्ष होता है। इसके पूर्व उनको महाभियोग के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही क्लिष्ट है, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन, देशद्रोह एवं भ्रष्टाचार के आधार पर ही लगाया जाता है। और अभी तक के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर पद से हटाया नहीं जा सका। हालांकि ये बात अलग है कि महाभियोग की धमकी के आधार पर यहाँ पे 1974 में निक्सन को त्याग पत्र के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं विधायी क्षेत्र। विधायी क्षेत्र में हम देखेंगे तो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्ति ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर वहां की जो कांग्रेस है या व्यवस्थापिका है वो राष्ट्रपति से अलग है। हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपति वहां किसी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे अपना जो है प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा अपना व्यवस्थापन किया जाता है। अगर कहीं कांग्रेस में विरोधी पार्टी की सदस्यों की संख्या अधिक है तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या निर्मित हो जाती है। जब हम ब्रिटेन का देखते हैं, ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री लोक सदन में जो है बहुमत दल का वो नेता होता है, वो अपना इच्छानुसार व्यवस्थापन करता है, अपने इच्छानुसार वो जो है कानून बनाता है। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि वो जो है लोक सदन को भंग भी कर सकता है। इसलिए जो है जो लोक सदन है वो प्रधानमंत्री के इच्छा के सामने नतमस्तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति वो ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका में जो बजट है वो बजट ब्यूरो राष्ट्रपति के निर्देशन में तो तैयार किया जाता है, लेकिन ये जो ब्यूरो है वो प्रतिनिधि सभा को अपना प्रतिवेदन भेज देता है और इस प्रकार से इसमें जो है कांग्रेस है वो बहुत से संशोधन कर सकती है या संशोधन करती भी है, वो कटौती भी कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बजट पर जो है कांग्रेस की यहाँ पे महत्वपूर्ण शक्ति रहती है। लेकिन हम जहाँ पे ब्रिटेन के आधार पे देखेंगे तो ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री है वो प्रधानमंत्री के सलाह से यहाँ पे बजट तैयार करते हैं और बजट तैयार करके उसको सदन में पेश करते हैं। सदन में पेश करने के बाद चूंकि बहुमत हमेशा उनके पक्ष में रहती है, इसलिए वहां पे जो है सदन में वो पारित हो जाता है। क्योंकि जो है सदन में उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे बजट में कटौती का अर्थ है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होना, जो कभी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार से बजट के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की शक्ति यहाँ पे ज्यादा है। अब देखते हैं न्यायिक क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति यहाँ पे अधिक है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है जो व्यवस्थापिका या प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाए गए कानून है उस पर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है।
जब हम देखेंगे दूसरी ओर अमेरिका में जो है यहाँ पे चूंकि जो है अध्यक्षात्मक शासन या फिर के चलते यहाँ पे जो है शक्तियों के बंटवारा होने से यहाँ पे न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। वो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए संध्या समझौता या जो उनके कार्य हैं उनकी वो समीक्षा करता है, और अगर कहीं उसको वो अनुचित पाता है तो उनको वो अवैध घोषित भी कर सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं दलीय नेतृत्व की दृष्टिकोण से। क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बता सकते हैं ब्रिटेन में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ पे जो है दलीय अनुशासन बहुत ही कठोर होता है। क्योंकि जो एक दल के प्रमुख होते हैं, जिस दल का बहुमत होता है, वो वहां पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, और इस प्रकार से इसमें दलीय अनुशासन यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका में इस प्रकार के दलीय अनुशासन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अमेरिका में जो है स्थानीय मुद्दे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इस प्रकार से दल पर अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी प्रकार का कोई विशेष अनुशासन नहीं होता है। इस प्रकार से दलीय अनुशासन के आधार पर भी हम देखेंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति कुछ ज्यादा है।